तेरी हिम्मत कैसे हुई बैंक में आने की? निकल यहां से। तुम जैसे लोग भीख मांगते हैं और हमारे पास खाता खुलवाने आए हो। गार्ड, इसे यहां से बाहर ले जाओ। जी मैडम, चलो यहां से बाहर निकलो। सुबह के करीब 10:30 बजे का समय था। शहर के सबसे व्यस्त इलाके में स्थित एक बड़ा और चमचमाता बैंक हमेशा की तरह ग्राहकों से भरा हुआ था। हर तरफ सूट बूट पहने लोग, हाथों में फाइलें ली कर्मचारी और कंप्यूटर की आवाजों के बीच एक अलग ही रफ्तार चल रही थी। उसी समय बैंक के मुख्य दरवाजे से एक बुजुर्ग आदमी अंदर दाखिल होता है। उसके कपड़े बेहद साधारण थे, हल्की सी फीकी पड़ी कुर्ता पायजामा, पैरों में घिसी हुई चप्पल और सिर पर सफेद बाल। उसके हाथ में एक पुराना सा कपड़े का थैला था जिसे वह बड़े संभाल कर पकड़े हुए था। जैसे ही वह अंदर आया, कई लोगों की नजरें उसकी ओर उठ गईं। कुछ लोग उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराए तो कुछ ने भौहें सिकोड़ लीं, मानो वह इस जगह के लिए अजनबी हो। बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे चलते हुए काउंटर की ओर बढ़ा। उसके कदमों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर शांति साफ झलक रही थी। काउंटर पर एक महिला कर्मचारी बैठी थी, नेहा। वह अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन जैसे ही उसने उस बुजुर्ग को अपने सामने खड़ा देखा, उसने ऊपर से नीचे तक उसे देखा और चेहरे पर हल्की सी नाराजगी के भाव आ गए। जी, क्या काम है? उसने बिना मुस्कुराए पूछा। बुजुर्ग आदमी ने विनम्रता से कहा, बेटी, मुझे अपने खाते के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। लगता है कुछ गड़बड़ी हो गई है। नेहा ने बिना ध्यान दिए कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर रखते हुए कहा, आपका खाता यहां है भी या नहीं, पहले यह बताइए। बुजुर्ग थोड़ा मुस्कुराए और बोले, शायद है, एक बार देख लीजिए। नेहा ने गहरी सांस ली, जैसे उसे यह काम करने में कोई खास रुचि नहीं हो। ठीक है, बैठ जाइए, अभी समय लगेगा, उसने बिना उनकी ओर देखे कहा। पास खड़े कुछ ग्राहक आपस में फुसफुसाने लगे। लगता है गलती से यहां आ गया। अरे भाई, यह जगह ऐसे लोगों के लिए नहीं है। बुजुर्ग आदमी ने यह सब सुना, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप मुड़कर वेटिंग एरिया की ओर चला गया और एक कोने में रखी कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपना पुराना थैला अपने पास रखा और धीरे से आंखें बंद कर लीं, जैसे धैर्य ही उसका सबसे बड़ा सहारा हो। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में यही बैंक, यही लोग और यही नजरें पूरी तरह बदलने वाली हैं। वेटिंग एरिया में बैठे उस बुजुर्ग व्यक्ति को अब लगभग 15 मिनट हो चुके थे। बैंक के अंदर वहीं चहल पहल जारी थी, लेकिन उसके लिए जैसे समय ठहर गया था। लोग आते, अपना काम करवाते और चले जाते, पर कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। वह शांत बैठा रहा, कभी अपनी घड़ी की ओर देखता तो कभी काउंटर की तरफ। उसकी आंखों में कोई बेचैनी नहीं थी, बस एक उम्मीद थी कि कोई उसे बुलाएगा। उधर काउंटर पर बैठी नेहा अपने काम में लगी हुई थी, लेकिन बीच बीच में वह उस बुजुर्ग की तरफ देखकर हल्की सी उपेक्षा भरी नजर डाल देती, जैसे उसे यकीन हो कि यह व्यक्ति यहां का ग्राहक हो ही नहीं सकता। करीब आधे घंटे बाद बुजुर्ग उठे और धीरे धीरे फिर से काउंटर की ओर बढ़े। बेटी, अगर समय हो गया हो तो एक बार देख लेती, उन्होंने बहुत विनम्रता से कहा। नेहा ने इस बार थोड़ा झुंझलाकर जवाब दिया, बाबा, मैंने कहा ना, टाइम लगेगा, आप बैठिए, जब नंबर आएगा तब बुला लेंगे। पास खड़े एक युवक ने हंसते हुए अपने दोस्त से कहा, इनको तो समझ ही नहीं आता, बार बार आ जाते हैं। ये सुनकर भी बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस हल्की सी मुस्कान दी और वापस जाकर बैठ गए। तभी बैंक का मैनेजर राकेश अपने केबिन से बाहर निकला। वह तेज कदमों से चलते हुए कर्मचारियों को निर्देश दे रहा था। उसकी नजर भी उस बुजुर्ग पर पड़ी, लेकिन उसने कोई खास ध्यान नहीं दिया। नेहा ने मौका देखकर मैनेजर से कहा, सर, एक बुजुर्ग बैठे हैं वहां, कह रहे हैं कि उनका खाता है यहां, लेकिन मुझे नहीं लगता। राकेश ने एक नजर दूर बैठे बुजुर्ग पर डाली और हल्की सी हंसी के साथ बोला, नेहा, तुम भी ना ऐसे लोगों पर टाइम मत वेस्ट करो, हमारे पास पहले ही बहुत काम है। लेकिन सर, वो बार बार पूछ रहे हैं, नेहा ने कहा। राकेश ने थोड़ा सख्त स्वर में कहा, देखो, अगर हर किसी को यहां बैठाकर हम जांच करने लगेंगे तो असली ग्राहकों का क्या होगा? बैठने दो उन्हें, खुद ही चले जाएंगे। यह बात पास खड़े कुछ ग्राहकों ने भी सुन ली
और वे भी सहमति में सिर हिलाने लगे। उधर बुजुर्ग यह सब देख और सुन रहे थे। उनके चेहरे पर अब भी शांति थी, लेकिन आंखों में एक हल्की सी गंभीरता आ गई थी। उसी समय बैंक का एक जूनियर कर्मचारी विवेक अंदर आया। उसने माहौल को थोड़ा अलग पाया। लोगों की नजरें एक ही दिशा में थीं। विवेक ने धीरे से अपने साथी से पूछा, क्या हुआ? साथी ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, एक बाबा आ गए हैं, कहते हैं उनका खाता है यहां। विवेक ने उस बुजुर्ग की ओर देखा। कुछ पल तक वह उन्हें देखता रहा, फिर उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसे यह सब सही नहीं लगा। वह धीरे धीरे उनके पास गया और आदर से बोला, बाबा, आपको कोई मदद चाहिए क्या? बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा और पहली बार उनके चेहरे पर हल्की सी राहत दिखाई दी। बुजुर्ग व्यक्ति ने जैसे ही विवेक की आवाज सुनी, उन्होंने धीरे से आंखें उठाईं। उनके चेहरे पर वही शांति थी, लेकिन अब उसमें हल्की सी उम्मीद भी झलक रही थी। हां बेटा, उन्होंने नरम स्वर में कहा, मुझे अपने खाते के बारे में जानकारी चाहिए। लगता है कुछ दिक्कत हो गई है। विवेक ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूं। पास बैठे कुछ लोग यह देखकर हैरान थे। उनमें से एक ने धीरे से कहा, अरे, ये क्यों टाइम खराब कर रहा है? लेकिन विवेक ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह पूरे सम्मान के साथ बुजुर्ग के पास कुर्सी खींचकर बैठ गया। आपका नाम क्या है बाबा? उसने पूछा। रामदयाल, बुजुर्ग ने जवाब दिया और अपना पुराना थैला खोलकर एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। इसमें कुछ जानकारी है। विवेक ने बड़े ध्यान से वह कागज लिया, उसे सीधा किया और पढ़ने लगा। कागज थोड़ा पुराना था, लेकिन उसमें साफ साफ अकाउंट नंबर और कुछ अन्य विवरण लिखे हुए थे। ठीक है बाबा, मैं अभी सिस्टम में चेक करता हूं, विवेक ने कहा। वह उठकर अपने कंप्यूटर के पास गया और लॉगिन करके विवरण डालने लगा। शुरुआत में उसे कुछ खास नहीं मिला, लेकिन जैसे ही उसने पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए, उसके चेहरे के भाव धीरे धीरे बदलने लगे। ये कैसे हो सकता है? उसने खुद से बुदबुदाया। उसने दोबारा चेक किया, फिर तीसरी बार। अब उसे यकीन हो गया था कि जो वह देख रहा है वह सच है। विवेक की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने तुरंत स्क्रीन का प्रिंट निकाला और कागज हाथ में लेकर सीधे मैनेजर राकेश के केबिन की ओर बढ़ गया। उसने दरवाजा खटखटाया। हां, आओ, अंदर से आवाज आई। विवेक अंदर गया और बोला, सर, एक जरूरी बात है। राकेश उस समय एक अमीर ग्राहक से बात कर रहा था। उसने थोड़ा नाराज होकर कहा, अभी नहीं विवेक, बाद में आना। सर, यह बहुत जरूरी है, विवेक ने आग्रह किया। राकेश ने मजबूरी में कहा, ठीक है, जल्दी बोलो। विवेक ने वह प्रिंट आउट उसकी टेबल पर रखते हुए कहा, सर, यह उसी बुजुर्ग व्यक्ति का अकाउंट है जो बाहर बैठे हैं। आप एक बार देख लीजिए। राकेश ने बिना ध्यान दिए कागज को एक तरफ सरका दिया और कहा, विवेक, मैंने कहा ना, मुझे ऐसे लोगों में इंटरेस्ट नहीं है। तुम अपना काम करो। लेकिन सर, विवेक कुछ कहना चाहता था। नो मोर डिस्कशन, राकेश ने सख्ती से कहा। विवेक चुप हो गया। उसने धीरे से कागज उठाया और बाहर आ गया। उसके मन में अब बेचैनी थी। उधर बुजुर्ग अब भी वहीं बैठे थे, जैसे उन्हें सब कुछ पता हो, या शायद वे बस इंतजार कर रहे थे सही समय का। विवेक उनके पास गया और धीरे से बोला, बाबा, क्या आप थोड़ी देर और रुक सकते हैं? बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तो बेटा, जब तक जरूरत हो तब तक रुक सकता हूं। उनकी यह बात सुनकर विवेक और भी सोच में पड़ गया। उसे अब साफ लग रहा था कि यह साधारण दिखने वाला आदमी बिल्कुल साधारण नहीं है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। घड़ी में अब करीब 1.5 घंटा हो चुका था। बैंक का माहौल पहले जैसा ही था, लेकिन विवेक के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह बार बार उस प्रिंटआउट को देखता, फिर बुजुर्ग की ओर नजर डालता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी बात को मैनेजर ने इतनी आसानी से नजरअंदाज कैसे कर दिया। उधर रामदयाल जी अब भी शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन उनकी आंखों में अब गहराई साफ दिखाई दे रही थी। आखिरकार विवेक ने फैसला किया कि अब वह चुप नहीं बैठेगा। वह फिर से मैनेजर राकेश के केबिन की ओर बढ़ा। इस बार उसके कदम पहले से ज्यादा दृढ़ थे। उसने दरवाजा खटखटाया। अब क्या है? राकेश ने थोड़े चिढ़े हुए स्वर में कहा।
विवेक ने अंदर आकर सीधे कहा, सर प्लीज आप एक बार इस रिपोर्ट को ध्यान से देख लीजिए, यह बहुत जरूरी है। राकेश ने इस बार थोड़ी झुंझलाहट के साथ कागज उठाया और सरसरी नजर से देखने लगा, लेकिन जैसे जैसे उसकी नजरें उस कागज पर आगे बढ़ती गईं, उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। पहले हल्की सी गंभीरता, फिर हैरानी और फिर एकदम सन्नाटा। ये क्या है? उसने धीमे स्वर में कहा। विवेक ने कहा, सर मैंने 3 बार चेक किया है, यह पूरी तरह सही है। राकेश ने दोबारा कागज देखा। उसमें साफ लिखा था कि रामदयाल नाम के व्यक्ति के पास इस बैंक के 60% शेयर हैं। कुछ पल के लिए राकेश के हाथ हल्के से कांपने लगे। उसे अचानक याद आया, वही बुजुर्ग जिन्हें उसने नजरअंदाज किया, जिन्हें उसने ऐसे लोग कहकर टाल दिया। उसके माथे पर पसीना आ गया। वो अभी भी बाहर हैं? उसने जल्दी से पूछा। जी सर, वो वहीं बैठे हैं, विवेक ने जवाब दिया। राकेश तुरंत अपनी कुर्सी से उठा और तेजी से बाहर की ओर बढ़ा। बैंक के सभी लोग उसे इस तरह भागते हुए देखकर हैरान थे। नेहा भी काउंटर से उठकर देखने लगी कि आखिर हुआ क्या है। राकेश सीधे वेटिंग एरिया में पहुंचा, जहां रामदयाल जी अब भी उसी शांत मुद्रा में बैठे थे। राकेश उनके सामने जाकर रुक गया। कुछ पल तक वह कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर अचानक उसके चेहरे पर मजबूरी वाली मुस्कान आई। साहब, आप पहले क्यों नहीं बताए कि आप... उसकी आवाज कांप रही थी। रामदयाल जी ने धीरे से उसकी ओर देखा और बोले, क्या बताता बेटा, तुमने पूछने का मौका ही कब दिया? यह सुनते ही आसपास खड़े लोगों के चेहरे बदल गए। जो लोग अभी तक उन्हें नजरअंदाज कर रहे थे, अब वही लोग हैरानी से उन्हें देखने लगे। नेहा भी पास आ गई थी। उसे अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था। राकेश ने तुरंत कहा, साहब आप मेरे केबिन में आइए प्लीज। रामदयाल जी धीरे से खड़े हुए। उन्होंने अपना पुराना थैला उठाया और बिना किसी जल्दबाजी के राकेश के साथ चल पड़े। लेकिन उनके चेहरे पर अब एक अलग ही सख्ती थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब कुछ बड़ा होने वाला है। मैनेजर राकेश अपने केबिन का दरवाजा खोलकर एक तरफ खड़ा हो गया और विनम्रता से बोला, आइए साहब, कृपया बैठिए। रामदयाल जी अंदर आए और आराम से कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने अपना पुराना थैला टेबल के पास रखा और शांत नजरों से राकेश की ओर देखने लगे। अब वहीं राकेश, जो कुछ देर पहले उन्हें पहचानने से भी इनकार कर रहा था, हाथ जोड़कर खड़ा था। साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसने धीमे स्वर में कहा। रामदयाल जी ने बिना भाव बदले पूछा, कौन सी गलती बेटा? राकेश के पास कोई जवाब नहीं था। वह समझ चुका था कि गलती सिर्फ एक नहीं, बल्कि उसके व्यवहार की पूरी सोच ही गलत थी। उसी समय नेहा भी केबिन के बाहर खड़ी सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर शर्म साफ दिखाई दे रही थी। रामदयाल जी ने धीरे से कहा, तुमने मुझे देखकर ही तय कर लिया कि मैं इस बैंक का ग्राहक नहीं हो सकता, है ना? राकेश ने सिर झुका लिया। जी, मुझसे गलती हो गई, और यह गलती सिर्फ मेरे साथ नहीं होती, रामदयाल जी ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। तुम जैसे लोग हर दिन कई लोगों के साथ ऐसा करते हो। केबिन के बाहर खड़े कुछ कर्मचारी भी यह सब सुन रहे थे। अब पूरा बैंक जैसे शांत हो गया था। रामदयाल जी ने आगे कहा, क्या तुम जानते हो इस बैंक की शुरुआत कैसे हुई थी? राकेश ने धीरे से नहीं में सिर हिलाया। मैंने इस बैंक को इसलिए बनाया था, रामदयाल जी बोले, ताकि यहां हर इंसान को बराबरी का सम्मान मिले, चाहे वह अमीर हो या गरीब। यह सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन आज जो मैंने देखा, उससे मुझे लगा कि इस बैंक की आत्मा कहीं खो गई है, उन्होंने आगे कहा। राकेश अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, एक मौका दे दीजिए, मैं खुद को सुधार लूंगा। रामदयाल जी कुछ पल तक चुप रहे। उन्होंने कमरे में खड़े हर व्यक्ति की ओर देखा। फिर उन्होंने धीरे से कहा, सुधार का मौका हर किसी को मिलना चाहिए, लेकिन उसकी कीमत भी होती है। ये सुनते ही सबकी धड़कनें तेज हो गईं। उसी समय रामदयाल जी ने अपने साथ आए एक व्यक्ति को इशारा किया, जो अब तक चुपचाप खड़ा था। उसके हाथ में एक फाइल थी। उसने फाइल खोलकर 2 कागज बाहर निकाले और टेबल पर रख दिए। रामदयाल जी ने उन कागजों की ओर इशारा करते हुए कहा, अब समय है सही फैसले का। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी को नहीं पता था कि अगले ही पल क्या होने वाला है।
लेकिन इतना तय था कि अब सब कुछ बदलने वाला है। केबिन के अंदर गहरा सन्नाटा छा गया था। सभी की नजरें टेबल पर रखे उन 2 कागजों पर टिक गईं। रामदयाल जी ने धीरे से कहा, राकेश, इन कागजों को पढ़ लो। राकेश के हाथ हल्के से कांप रहे थे। उसने पहला कागज उठाया और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसके चेहरे का रंग उड़ता गया। यह उसका पद से हटाए जाने का आदेश था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने कांपती आवाज में पूछा, साहब, ये क्या है? रामदयाल जी ने शांत स्वर में कहा, यह वही कीमत है जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। राकेश की आंखों में अब डर साफ दिख रहा था। साहब, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं अपनी गलती मानता हूं। लेकिन इस बार रामदयाल जी का चेहरा सख्त था। अगर मैं आज तुम्हें माफ कर दूं, उन्होंने कहा, तो कल फिर किसी और रामदयाल के साथ यही होगा। यह सुनकर केबिन के बाहर खड़े सभी लोग बिल्कुल शांत हो गए। रामदयाल जी ने दूसरा कागज उठाया और विवेक की ओर बढ़ाते हुए कहा, विवेक, इसे पढ़ो। विवेक हैरान था। उसने कागज लिया और पढ़ने लगा। पढ़ते ही उसकी आंखें फैल गईं। साहब, ये तो... वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। रामदयाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से तुम इस बैंक के नए मैनेजर हो। यह सुनते ही पूरे बैंक में हलचल मच गई। नेहा, जो दरवाजे के पास खड़ी थी, एकदम चौंक गई। बाकी कर्मचारी भी आपस में देखने लगे। विवेक ने तुरंत कहा, साहब, लेकिन मैं तो अभी बहुत छोटा कर्मचारी हूं। मैं यह जिम्मेदारी कैसे... रामदयाल जी ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। जिम्मेदारी पद से नहीं, सोच से निभाई जाती है। उन्होंने आगे कहा, तुमने आज जो किया वही इस पद के लिए सबसे जरूरी है, इंसान को इंसान समझना। राकेश अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने धीरे से कहा, साहब, अब मैं क्या करूंगा? रामदयाल जी ने उसकी ओर देखा और बोले, तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला जा रहा, लेकिन अब तुम फील्ड में काम करोगे ताकि तुम्हें असली लोगों और उनकी परेशानियों का एहसास हो। राकेश ने सिर झुका लिया। उसके पास अब कोई शब्द नहीं थे। रामदयाल जी ने फिर नेहा को अंदर बुलाया। नेहा कांपते हुए अंदर आई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। साहब, मुझसे भी गलती हो गई। रामदयाल जी ने नरम लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, गलती पहली बार हो तो माफ की जा सकती है, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं वादा करती हूं साहब, अब कभी किसी को उसके कपड़ों से जज नहीं करूंगी। रामदयाल जी ने सिर हिलाया। मुझे उम्मीद है। इसके बाद उन्होंने पूरे स्टाफ की ओर देखा और कहा, आज जो हुआ वह सिर्फ एक सजा नहीं, एक सीख है। अब हर कोई समझ चुका था कि यह दिन बैंक के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा और असली बदलाव अब शुरू होने वाला था। रामदयाल जी के शब्द पूरे बैंक में गूंज रहे थे। हर कर्मचारी, हर ग्राहक उस पल का गवाह था। माहौल अब वैसा नहीं था जैसा सुबह था। जहां पहले घमंड और लापरवाही थी, अब वहां सन्नाटा और सोच थी। रामदयाल जी धीरे धीरे केबिन से बाहर निकले। उनके कदम पहले की तरह ही शांत थे, लेकिन अब उनकी मौजूदगी का असर हर किसी पर साफ दिख रहा था। विवेक अभी भी कागज हाथ में लिए खड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी इतनी बदल गई। रामदयाल जी उसके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, डरना मत, बस वही करना जो आज किया है। विवेक ने सिर हिलाया। जी साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा। उधर राकेश एक कोने में खड़ा था। उसका सिर झुका हुआ था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब पछतावे के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। रामदयाल जी उसके पास गए और बोले, गलती करना बुरा नहीं, लेकिन उसे समझना और सुधारना जरूरी है। राकेश ने धीरे से कहा, मैं कोशिश करूंगा साहब। रामदयाल जी ने हल्की सी मुस्कान दी और आगे बढ़ गए। अब उनकी नजर नेहा पर पड़ी। नेहा की आंखें अभी भी नम थीं। नेहा, उन्होंने आवाज दी। जी साहब, वह घबराते हुए बोली। आज के बाद इस काउंटर पर बैठने का मतलब सिर्फ काम करना नहीं, लोगों का भरोसा संभालना भी है, रामदयाल जी ने कहा। नेहा ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं अब कभी किसी को देखकर अंदाजा नहीं लगाऊंगी, पहले समझूंगी। रामदयाल जी ने संतोष से सिर हिलाया। इसके बाद उन्होंने पूरे बैंक की ओर देखते हुए कहा, याद रखिए, बैंक सिर्फ पैसों से नहीं चलता, भरोसे से चलता है। यह बात हर किसी के दिल में उतर गई।
कुछ देर बाद रामदयाल जी अपने साथ आए व्यक्ति के साथ बाहर की ओर बढ़ने लगे। इस बार कोई उन्हें अजीब नजरों से नहीं देख रहा था, बल्कि हर कोई सम्मान के साथ उन्हें देख रहा था। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। पूरा स्टाफ सीधे खड़ा था। सीखना कभी बंद मत करना, उन्होंने आखिरी बात कही और फिर वह बाहर चले गए। उनके जाने के बाद बैंक का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब नेहा हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करती, विवेक हर छोटी बड़ी समस्या को ध्यान से सुनता और राकेश फील्ड में जाकर पहली बार समझ रहा था कि असली दुनिया क्या होती है। धीरे धीरे इस बैंक की चर्चा पूरे शहर में फैलने लगी। वहां हर इंसान की इज्जत होती है और यह बदलाव किसी नियम से नहीं, एक इंसान की सोच से आया था। कहानी की सीख, किसी की पहचान उसके कपड़ों या हालत से नहीं, उसके व्यवहार और असली व्यक्तित्व से होती है। जो दूसरों को सम्मान देता है वही असली मायनों में बड़ा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे कुछ सीख मिले। और हां, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस शहर या गांव से देख रहे हैं। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।